गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने डिस्कस करने थे टीचिंग के, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सितंबर 2013 के टीचिंग के पेपर में क्या पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था वो है अ गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, resourceful and participative, resourceful and authoritative, resourceful and dominant। अब देखो इसमें तो कुछ करने या पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। रिसोर्सफुल तो है ही, है ना, वो तो अच्छी चीज़ है। ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव और डोमिनेंट तीनों का मतलब सेम है। ऑटोक्रेटिक में भी सारी पावर टीचर के हाथ में है, अथॉरिटेटिव में भी सारी पावर टीचर के हाथ में है, डोमिनेंट में भी सारी पावर टीचर के हाथ में है। वही जो बोलेगा, कमांड करेगा, वही उनको ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर करेगा वो स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा अलग आ रहा है, वो है बी, यानी कि बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव है ये, जबकि पॉजिटिव क्या बन रहा है हमारा, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये हमारा सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? लेक्चर मेथड बेस्ट है, डिस्कशन मेथड बेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन या क्वेश्चन आंसर मेथड? आप खुद सोचो कि कौन सा मेथड है जिससे हम बेस्ट तरीके से हमें लर्निंग होती है। लेक्चर में टीचर लेक्चर देके चला जाता है, डिस्कशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में या क्वेश्चन आंसर में? क्वेश्चन आंसर तो तभी होंगे जब मतलब हमने कुछ कराया भी होगा। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग माना जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीज़ों को पहले डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, सही मतलब जैसा करके दिखाया जाता है वैसा ही स्टूडेंट उसको देखकर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रास्प करते हैं। तो सी है हमारा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। ये कम्युनिकेशन का क्लासरूम टीचिंग का क्वेश्चन है, और जब हम टीचिंग पढ़ते हैं ये आपकी साथ साथ कम्युनिकेशन को भी कवर करता है। यानी कि अगर आप टीचिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही है। ठीक है, और ये उससे जुड़कर ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज, सक्सेसफुल कौन सी होती है? सर्कुलर, सर्कुलर में कैसे? सर्कुलर मतलब जो जहाँ से चली वहीं पहुँच गई। रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल, इन्फ्लुएंशियल। जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो आप मैं इसके बारे में अलग से बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो हमारा रेसिप्रोकल रहता है, मतलब जिसमें टीचर ने पूछा और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा स्टूडेंट का भी, मतलब स्टूडेंट ने भी किया। देखो हल्का बहुत मैं बता देती हूँ। सर्कुलर में तो गोल घूमता है, मतलब जो कम्युनिकेशन जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म हो गया। रेसिप्रोकल में टीचर ने कुछ पूछा और वापसी में उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टूडेंट से हमें मिला, मतलब रेसिप्रोकल। टू वे हो गया। डायरेक्शनल में एक ही डायरेक्शन है, मतलब सिर्फ टीचर दे रहा है या सिर्फ स्टूडेंट से आ रहा है, नहीं। इन्फ्लुएंशियल, लेकिन क्या बनेगा जिसके अंदर दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, वो है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन असेस करते हैं लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या बोला? कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन असेस करता है लर्निंग प्रोग्रेस को, ताकि कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड किया जा सके, दोनों को, टीचर भी ले सके और स्टूडेंट को भी। तो ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन है जो सबसे बेस्ट माना जाता है? तो सबसे बेस्ट होता है वो जो बीच बीच में आपको पता लगता रहता है कि स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो उन्हें समझ में आया, यानी यूनिट टेस्ट के थ्रू। और यूनिट टेस्ट कब होते हैं? FA एग्ज़ाम्स, है ना। तो वो होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। समेटिव साल के एंड में होते हैं, डायग्नोस्टिक पता करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फॉर्मेटिव है जो कॉन्टीन्यूस फीडबैक देते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 80 का बी। 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन? स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन कौन सी है? मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग। देखो माइक्रो टीचिंग ऐसी है जो कि स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन है, जिसमें स्केल यूज़ किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि वो ठीक से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, इतनी देर का लेक्चर था, कितने तरीके से कैसे किया गया, कैसे पढ़ाया, स्टूडेंट्स को समझ आया या नहीं आया, और उसके बारे में जो मतलब चीज़ें देखी जाती हैं टीचर के बारे में, वो हमारी माइक्रो टीचिंग में आती है, जिसमें स्केल यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन माइक्रो टीचिंग होती है। नेक्स्ट है हमारी CLASS का मतलब की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स, सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स। तो इसका है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ठीक है,
इसकी क्लास की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स। इसी के साथ हमारा जो ये पेपर ख़त्म होता है और इसके आंसर बनते हैं 77 का 2, 78 का 3, 79 का 2, 80 का 2, 81 का 4, 82 का 3। नेक्स्ट है हमारा जून 2013 का पेपर और पहला क्वेश्चन है उसमें, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड वाइट, making the students attentive, writing the important and notable points, highlighting the teacher himself। देखो, पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड वाइट, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि मुझे ब्लैक एंड वाइट में लिखना है इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ करूँ, नहीं। मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव एक बार को हो सकता है, राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, टीचर अपने आप को क्यों हाईलाइट करना चाहेगा ना, तो ए और डी तो बिल्कुल कट हो गए। अब हमें देखना है कि ए और डी हमारे अगर कट हो गए तो बी और सी में से कौन सा बेस्ट बनता है जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा वाला रिस्पॉन्स आता है। मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, क्या मेरे ब्लैक बोर्ड पर लिखने से स्टूडेंट्स अटेंटिव होंगे? नहीं, मतलब मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं करूँगी तो मैं स्टूडेंट्स को अटेंटिव करवा ही नहीं सकती, नहीं ना। तो सी होगा हमारा सही, यानी कि राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, लिखने के लिए तो हमने ब्लैक बोर्ड लगाया वहाँ पे ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोटेबल पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें और स्टूडेंट्स को देखकर सीख सकें, नोट डाउन कर सकें। तो 83 का होगा 3, यानी कि सी। नाउ अ डेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज सेल्फ स्टडी, फेस टू फेस लर्निंग, ई लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग। देखो, सेल्फ स्टडी, फेस टू फेस लर्निंग, ई लर्निंग, इन सब को अगर हम एक ही स्टडी में चाहते हैं तो वो है हमारी ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब जो सब चीज़ों को अपने अंदर डाले हुए हैं वो है ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें ये सारी आती है। तो मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग हम ब्लेंडेड लर्निंग को मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज they can teach children better than men, they know basic content better than men, they are available on lower salaries, they can deal with children with love and affection। अब देखो तीनों ही नेगेटिव है, मतलब आप टीचर में आप विमेन का बेनिफिट तो बोल रहे हो, उसके बारे में अच्छा तो बोल रहे हो, लेकिन आप दूसरी तरफ मेन के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो दोनों में, है ना। और ये क्या मतलब है कि टीचर आपको, जो विमेन टीचर्स हैं वो आपको कम सैलरी पे मिल जाती है इसलिए आप उन्हें रखते हो, नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, मतलब ये आप ऐसा बोल नहीं सकते। तो तीनों ही चीज़ें आपकी नेगेटिव साउंड हो रही हैं, स्मेल कर रही हैं। तो आपका डी आपका सही आंसर होगा कि क्योंकि वो बच्चों से लव एंड अफेक्शन, क्योंकि एक नेचर होता है विमेंस का कि वो चीज़ों को कैसे डील करती हैं, बच्चों को कैसे डील करती हैं, वो बहुत लव एंड अफेक्शन से डील करने की एक नेचुरल कैपेबिलिटी रखती हैं, इसीलिए उनको प्राइमरी स्कूल स्टेज पर टीचर को, मतलब टीचर के तौर पर विमेंस को रखा जाता है। तो डी होगा, ठीक है। ये तो अच्छे से समझ ही आ गया होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग? चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। तो कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग जो है वो आपका हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग माना जाता है, ठीक है। A person can enjoy teaching as a profession when he has control over students, he commands respect from students, he is more qualified than his colleagues, he is very close to the higher authorities। अब आप खुद सोचो कि क्योंकि वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किए हुए है, या वो अपनी कलीग से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या वो हाईएस्ट अथॉरिटी से बहुत प्रिंसिपल का बड़ा अजीज़ है, इसलिए हमें टीचिंग को बहुत अच्छा मानना चाहिए, या क्योंकि इसमें कमांड करते हैं रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। देखो तीनों ही अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ पे रिस्पेक्ट कमांड हो रही है स्टूडेंट से, देखो कमांड वर्ड उसने जानबूझ के नेगेटिव देने की कोशिश करी है, लेकिन रिस्पेक्ट वर्ड इसको पॉजिटिव कर जाता है, तो बी हमारा सही आएगा, ठीक है ना। अ पर्सन कैन एन्जॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन, जब उसको अपने स्टूडेंट्स से रिस्पेक्ट मिलती है तभी उसको अपने प्रोफेशन को अच्छे से निभाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 88, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। द स्टेटमेंट मीन्स दैट टीचर शुड यूज डायग्राम्स इन टीचिंग, स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास, नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। तो अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 100 वर्ड्स का मतलब है कि सिर्फ डायग्राम नहीं बल्कि टीचिंग एड्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसका आएगा टीचिंग, यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास,
ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत कम बोलना ऐसा नहीं है। हर चीज़ में आप डायग्राम को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन टीचिंग एड्स है वो आपका मतलब बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर सकता है, बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को कुछ भी समझाने के लिए। तो ज़्यादा वाइडर जो है वो है टीचिंग एड्स, जिसके अंदर डायग्राम्स भी अपने आप ही आ जाएंगे। तो है यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लास, इसका मतलब होता है अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 100 वर्ड्स। इसके साथ ही हमारा ये पेपर भी ख़त्म होता है, जिसमें 83 का है 3, 84 का है 4, 85 का है 4, 86 का है 4, 87 का है 2, 88 का है 3। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2012 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव एबिलिटी टू लर्न ओनली, requisite level of motivation only, opportunities to learn only, desired level of ability and motivation। देखो एफिशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग कब होगी? जब लर्नर के अंदर एबिलिटी होगी वो लर्न कर सके, जब लर्नर को रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन मिले। सिर्फ जो ये ओनली वर्ड है ना, मतलब सिर्फ उसकी एबिलिटी हो लर्न करने की तो वो सीख जाएगा, चाहे उसको मोटिवेशन है या नहीं, चाहे वो करना नहीं चाहता, नहीं होगा ना। खाली एबिलिटी, खाली मोटिवेशन, खाली अपॉर्चुनिटी, तीनों अगर सिर्फ और सिर्फ तीनों ऑप्शंस को हम देखें तो ओनली वर्ड इनको ख़राब करता है। अदरवाइज़ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये ही काफ़ी नहीं है लर्नर के लिए सीखने के लिए। उसके अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी भी और मोटिवेशन भी। तो हमारा डी ऑप्शन सबसे सुटेबल आंसर होगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंट्रिक, हमें क्या बताना है, जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना है ना, तो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। तो 90 का तो देखते ही बी है। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटीरियल, इनेट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। तो आप खुद बताओ, क्या हमें ऐसे डिस्कशंस नहीं चलाने चाहिए जिसमें वो पार्टिसिपेट करे और वो नई नई चीज़ें, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएँ और वो अपनी चीज़ों को बताए। तो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे डिस्कशन और पार्टिसिपेशन, दोनों जब चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बेस्ट बनाती हैं टीचिंग को। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेके आपके साथ उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और नए नए आइडियाज़ निकालते हैं। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है डिस्कशन के साथ, तो इसलिए फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, कंट्रोवर्सी। अब देखो ए और डी को देखें तो वो तो दोनों ही नेगेटिव है ना। अब इंटरेक्शन से क्या आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ ज़्यादा बेटर हैं, जनरेट होते हैं आइडियाज़, ना कि इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। जनरेशन जो होगा वो इन्फॉर्मेशन का नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन तो जो है वो वैसी ही रहेगी फैक्ट्स वाली, है ना, लेकिन जनरेट होगा नया कुछ मतलब आइडिया, यानी कि 92 का होगा सी। नेक्स्ट है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, corporal punishment is not acceptable, undesirable behavior must be punished, children should be bitten with rods। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें बच्चे के बारे में अच्छा सोचना है ना। तो चिल्ड्रन शुड बी बिटन विद रोड्स, क्योंकि बच्चों को हमें मारना चाहिए रोड से, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट की बात करी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश। 93 का जो आपका आंसर है वो ये बनेगा कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को पनिश किया जाना चाहिए, बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि पनिश ना करो। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर आप मारने पर ही सिर्फ ध्यान दे रहे हो, नहीं, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को पनिश करना चाहिए। मतलब अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को मतलब हमें क्या करना है, डीमोटिवेट करना है। तो उसके लिए पनिशमेंट सिर्फ मारना ही नहीं है, और भी बहुत तरीक़ों की पनिशमेंट होती है जिसे अपनाया जा सकता है। तो वो मेन जो अपनाना है वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को लेकर अपनाना है, ना कि अगर वो पढ़ नहीं पाया तो उसको। ठीक है, यानी कि गंदा बिहेवियर ज़्यादा पनिशमेंट को वो करेगा कि पनिश करना चाहिए, रादर देन कि उसने चीज़ें सीखी नहीं, वो लर्न नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आएगा सी। अगला है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज़ टर्म्ड एज। टीचर का जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन रहता है स्टूडेंट्स के साथ वो कौन सा होता है, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या फेस टू फेस। देखो फेस टू फेस होता है जब हम एक या दो बंदों के साथ ही बात कर रहे हो, फेस टू फेस एक बंदे के साथ ही होता है। इंटरपर्सनल खुद से,
मास कम्युनिकेशन मतलब कि पूरी भीड़ से बात कर रहे हो, लेकिन क्लास एक भीड़ नहीं है, वो एक ग्रुप है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सेम काइंड ऑफ अ ग्रुप से डिस्कशन कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, तो वो आपको ग्रुप है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। जब आप क्लास में टीच कर रहे हो तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोला जाएगा। इसी के साथ ही ये पेपर भी हमारा ख़त्म होता है, जिसमें 89 का है 4, 90 का है 2, 91 4, 92 3, 93 3, 94 3, ठीक है। नेक्स्ट में हम मिलेंगे यहाँ आपके टीचिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 3 सेट्स और कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में आपकी टीचिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर आपके डिटेल नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके टीचिंग के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आप अपने जो मैंने सिलेबस वाला वीडियो भेजा था कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से आपका टीचिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, और टीचिंग के साथ ही आपका कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।